अगर झारखंड के परिवेश में देखें तो जिस तरीके से आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए राज्य को बनाया गया था, ये राज्य अलग इसलिए नहीं हुआ था कि एक नक्शा नया बन जाए, देश के ज़मीन पर एक कोई बाउंड्री खिंच जाए। इस राज्य को अलग करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। एक अपॉर्चुनिटी मिले, बेहतर सुरक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, बेहतर सड़कें मिले, बेहतर जीवन मिले। लेकिन लगातार झारखंड बनने के बाद 17-18 साल भाजपा का राज रहा और इन 17-18 सालों में कुछ किया तो आदिवासी दलित मूलवासियों को और पीछे धकेलने का काम किया। विधानसभा चुनावों की सरगर्मी अब झारखंड में देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं आगामी विधानसभा चुनावों के बारे में। इसके साथ नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ आगामी विधानसभा चुनावों में चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर युवा नेता जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। जी हाँ, ठीक समझा आपने, मैं यहाँ बात कुमार राजा की कर रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो पर। जी, तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस खेमे से आपका नाम प्रस्तावित है दावेदारी के लिए, कितनी सच्चाई है सर इसमें? देखिए, राजनीतिक दल और चुनाव जितने भी लोग काम करते हैं, सालों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से मैं भी काफ़ी सालों से लगा हुआ हूँ। लगभग 15-17 साल हो गए पूर्णकालिक राजनीति में हूँ। विभिन्न पदों में रहा हूँ, छात्र संघ हो, युवा कांग्रेस हो, राजीव गांधी पंचायत राज में काम किया, प्रदेश कांग्रेस में विभिन्न पदों पर काम किया, जिला का भी अध्यक्ष हूँ। तो मेरी भी मंशा है, तैयारी है चुनाव लड़ने की और पार्टी के आला नेताओं से अपनी बात को रख रहा हूँ। बाकी तो पार्टी के हाथ में, हम लोग की राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी, और हम तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी हमारे बारे क्या सोचती है वो देखा जाएगा। बिल्कुल। क्या सर, अगर आपकी दावेदारी पक्की हो जाती है तो क्या राजधानी की जो मुख्य सीटें हैं, अगर हम बात करें हटिया की सीट या फिर कांके की सीट या फिर रांची की सीट, तो क्या इन तीनों सीटों में से किसी पर आपकी दावेदारी देखी जा सकती है? देखिए, हटिया में कांग्रेस लड़ते, जना शहरी जी चुनाव लड़ते हैं। कांके सीट हमारे पास सुरेश बैठा जी लड़ते आए हैं। रांची सीट अभी जेएमएम के पास है। 14 में हमारा प्रदर्शन खराब रहा था, उसके बाद ये परंपरागत जो कांग्रेस की सीट थी वो सीट चली गई जेएमएम के पास। 19 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे वोट आए, महुआ मांझी ने अच्छा चुनाव लड़ा था और कद्दावर नेता को राज्यसभा सांसद बनाकर भेज दिया गया। लेकिन हमारा मानना है कि चूँकि एक कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट थी, हम लोग सालों से लड़ते हैं, आखिरी जो विधायक था कांग्रेस पार्टी के थे, और शहरी सीटों में हमारी पकड़ दखल ज़्यादा रहती है, जो एक आप देख सकेंगे झारखंड की राजनीति में जो रहा है। तो हमारे अभी कार्यकर्ता, हमारे जो पदाधिकारी, वो चाहते हैं कि ये सीट कांग्रेस पार्टी लड़े। तो मैं भी सोचता हूँ कि मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ लड़ती हम बीजेपी को पटक नहीं दे सकते हैं। एज अ होल अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन इस बार जनता के बीच आगामी विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर जाएगी? इंडिया गठबंधन व्यापकता की बात करती है, एक सामूहिक विकास की बात करती है। अगर झारखंड के परिवेश में देखें तो जिस तरीके से आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए राज्य को बनाया गया था, ये राज्य अलग इसलिए नहीं हुआ था कि एक नक्शा नया बन जाए, देश के ज़मीन पर एक कोई बाउंड्री खिंच जाए। इस राज्य को अलग करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। बहुत लोगों ने पूरी ज़िंदगी खपा दी, बहुत लोग जेल में पार हुए। उनको पता था कि झारखंड जब अलग होगा तो शायद वो उसको देख भी नहीं पाए, लेकिन वो चाहते थे कि यहाँ के दलित, आदिवासी, पिछड़े अल्पसंख्यक और यहाँ के जो मूलवासी है उनको बेहतर ज़िंदगी मिले, बेहतर एक अपॉर्चुनिटी मिले, बेहतर सुरक्षा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिले, बेहतर सड़कें मिले, बेहतर जीवन मिले। लेकिन लगातार झारखंड बनने के बाद 17-18 साल भाजपा का राज रहा और इन 17-18 सालों में कुछ किया तो आदिवासी दलित मूलवासियों को और पीछे धकेलने का काम किया। राज्य के इतने समय बीतने के बाद भी जो मूलभूत सुविधा है उसका आप कमी आपको नज़र आएगा बहुत ज़्यादा। रांची अब राजधानी, आप देखिए राजधानी में आप बैठे हैं, अभी आप पा रहे थे, आपने बताया यहाँ जाम में फंस गया था। एक हफ्ते पहले 2 दिन की बारिश हुई, पूरा रांची जलमग्न हो गया। ये पहली बार नहीं है, लगातार अगर 2 घंटे बारिश हो जाती है तो मेन जिसको रीढ़ की हड्डी मानते रांची राजधानी की मेन रोड में, महात्मा गांधी जो रोड है, वो पूरा पानी से भर जाता है। लगातार 2-3 साल से घटना हो रही थी, कोई बच्चा मेन रोड में गिरा, बॉडी कहीं और नाले में मिल रही है। शहर पूरा जाम, कहीं कोई प्लानिंग नहीं है। स्मार्ट सिटी की जो भाजपा ने बात की थी, रांची का नाम था, वो कहीं देखने नहीं मिला। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पर सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर सारे भाजपा के रहे, लेकिन क्या काम हुआ आप सड़क पर देख सकते हैं। आप सभी यहीं रहने वाले हैं,
नाली गाली जो एकदम जो बेसिक जो एकदम मूलभूत सुविधा होती है उसका अभाव आज रांची के लोग झेल रहे हैं। कहीं कहाँ टेम्पो पार्क होगा पता नहीं है, कहाँ सब्जी लगेगा पता नहीं है। अभी टोटो वाले की समस्या है। नगर निगम में आपका कब्जा रहा, इतने साल आप जीतते रहे जनता के बदौलत, और आपने क्या किया? ये सब व्यवस्था बनाने की ज़रूरत होती है। आपको जगह देना पड़ेगा कि सब्जी का मार्केट यहाँ लगेगा, वेंडर मार्केट यहाँ लगेगा, सड़क में जो लोग, अब देखिए होता क्या है अभी, इसलिए बड़े मुद्दा है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा कुछ बोलना चाहूँगा। अभी जो टोटो जो ऑटो जो रिक्शा होती है बैटरी वाली में समस्या हो रही है, 10,000 हो गए इनकी संख्या, और एक उसमें मुझे लगता है कि 500-700 का बस आवंटित होगा, बाकी सब अवैध है। तो अभी तक कहाँ थे आप? जब हाईकोर्ट ने फटकार लगे तब आप देख रहे हैं, अभी तक कहाँ थे आप? क्या किया मेयर डिप्टी मेयर ने, क्या आपने संज्ञान लिया? दिक्कत ये कि जब पहली बार जब 2, 4, 5 ऑटो आए थे उस समय आपको उसको कंट्रोल करना था। नगर निगम सबसे बड़ी गलती क्या है, किसी चौराहा में इतनी बेरोजगारी है, कहीं कोना में मैंने देखा यार रोजगार नहीं है, एक छोटा सा ठेला लगा लिया, वहाँ जूस बेचने लगा। नगर निगम का अधिकारी आए, धमकाया, हटाओ यहाँ से, फालतू है, गरीब आदमी डरेगा, तो भैया 200 रुपये डेली देंगे, बांध दिया। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई बोलने में मुझे कोई समस्या नहीं है। अब आपको भी लगा, आप भी बेरोजगार बैठे रहे यार, राजा का दुकान तो चल रहा है, आपने बगल में फल का ठेला लगा लिया, आपको देख के और लोग आ गए, हम लोग को देख के गरीब लोग, रोजगार नहीं था, किसी ने मोमो का ठेला लगाया, चाउमीन का ठेला लगा लिया, करते करते 1,000-2,000 डेली का बांध लिया वहाँ से नगर निगम के लोगों ने, सिपाहियों ने। अब वहाँ 50 ठेले लगने लगे, मजमा जमने लगा, भीड़ लगने लगा, रोड जाम होने लगा, अब उनको हटाने की बात होती है। ठीक है, वो जगह आपका नहीं हो गया, उनका नहीं हो गया, लेकिन तब उनको रोकना था जबकि पहला और दूसरा वहाँ लगा था, शुरुआत इसकी हुई थी, जिसकी शुरुआत उस समय रोकना चाहिए था। अब लोग इन पे आश्रित हो गए, इनका रोजगार हो गया है, इस पर उनके जीवन व्यापन हो रहा है, उसके बाद जब आप उनको हटाने का प्रयास करते हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है लोगों को। तो शुरुआती ही जब होती है, क्योंकि कोई बड़ा आदमी तो बैठ के ठेला में बेचेगा नहीं सामान, कोई गरीब ही होगा। तो ये छोटी छोटी समस्याओं का निदान अगर समय पर कर दिया जाता, यहाँ के विधायक सांसद अगर ध्यान इन चीज़ों का रखते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो पूरा रांची शहर आज के दिन हाईकोर्ट को हर चीज़ में इंटरफेयर करना पड़ता है। सड़क जाम है, कल भी ट्रैफिक एसपी को बुलाया गया था, डीएसपी को बुलाया जा रहा है, लगातार एसएसपी को लगातार बुलाया जा रहा है विभिन्न मामलों को लेकर। तो ये काम, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना हाईकोर्ट का काम नहीं है। हाईकोर्ट तो मजबूरी में देख रही कि निकम्मे निठल्ले लोग जब यहाँ भरे रहे, इन्होंने किसी चीज़ का समाधान नहीं किया, तभी ध्यान दे रही है। ये काम सांसद, विधायक, मेयर, डिप्टी मेयर का था। ये तो रही चुनावी मुद्दों की बात। सर 2019 में हम जानते हैं कि इंडिया गठबंधन झारखंड में सत्ता में आई, फिर भी जो शहरी सीटें हैं, फिर चाहे वो रांची हो, हटिया हो या फिर कांके हो, इन सीटों पर भाजपा का कब्जा हमने देखा है। तो कहाँ चूक हुई कांग्रेस से या फिर गठबंधन से, कहाँ पर चूक हुई जिन कमियों को आप इस बार पूरा करने वाले हैं? देखिए, देश में माहौल थोड़ा उल्टा चल रहा था कुछ सालों से। 14 की अगर याद करें तो मोदी जी ने बहुत सारे जुमले लेकर आए, जुमला नहीं, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ भी मतलब 20 करोड़ नौकरी मिल जाता, हम आप भी कुछ और काम करें, यहाँ नहीं बैठे ना, आप बैठे ना हम बैठे रहते शायद, अगर बढ़िया हम लोग को अवसर मिलता ज़िंदगी में। तो लाल आग दिखा के चीन को डराएंगे और पाकिस्तान को डराएंगे। चीन ने पूरा का पूरा गाँव बसा लिया अरुणाचल प्रदेश में, सेटेलाइट इमेज आ गए, लोग बता रहे हैं। अभी चीन ने पीओके की तरफ आप देखिएगा, जहाँ की एक जगह है वहाँ पर 15,000 फीट के ऊपर एक मचान बना लिया कि जिससे पूरा देखे, और इंटरफेरेंस आप देखिए आने उनका बढ़ेगा। पाकिस्तान लगातार आपके खिलाफ साजिश कर रहा है। 50 दिन में 14 आतंकी घटना कश्मीर में हुए, हमले हुए, 10 से 15 हमारे जवान शहीद हुए, 50 लोग से ज़्यादा सिविलियन वहाँ घायल हुए। महिला सुरक्षा की बात कीजिएगा तो ब्रिजभूषण ऐसे और कुलदीप सेंगर ऐसे लोग आप देखिए भाजपा में ठहाके लगा के आपको दिखेंगे। इस तरीके से महिलाओं का शोषण करने के बाद इनकी देखिए, इनका कद पे कद बढ़ाए जा रहे हैं पार्टी। यही ब्रिजभूषण को नहीं देकर आँख में झूल ढोका, उनके उसके बेटे को टिकट दे दिया। अब बताइए, तो कोई मतलब है? आज कल महिला पहलवान जीत कर आई ना फोगाट, और मुँह में तमाचा लगा भाजपा सरकार का। यही महिला पहलवान जो कि पूरे देश में हम लोग का नाम रोशन करके आई थी, पूरे दुनिया में नाम रोशन करके आई थी, किस तरीके से बिलबिलाती रही, महीनों तक बैठी रही, कोई पूछने वाला इनको नहीं था, कोई पूछने वाला इनको नहीं था। अब देख तो दलितों का क्या हाल है आप देखिए। भाजपा का मध्य प्रदेश शासित राज्य में दलित के सर पर पेशाब कर दिया गया था। महिलाओं की हालत देखिए कि रेप करके तेलंगाना में जला दिया गया था पिछली सरकार में। इस तरह की घटना कहीं रुकी नहीं। इस देश की जनता का दिल टूट गया है मोदी जी से, पर एक होता है ना कि धुन छट गया है। इस बार थोड़ा बगल से नहीं बोलते, बस कान से गोली पार हो गई, लग नहीं पाया। वही हाल उनका रहा। ये चुनाव तो
हम लोग चाहे तो सरकार ज़रूर बना लेते, लेकिन हमें लगा कि मजबूत विपक्ष बन के रहना ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए, अगर हम लोग बेहतर चाहते तो। इसी तरह का उसका प्रभाव पूरे देश में पड़ा है। और खासकर राहुल गांधी ने जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर से मुंबई तक यात्रा की, इस पूरे देश, इस बार का अगर कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो था आप देखेंगे तो देश की खुशबू नज़र आएगी। आपको समझ में आया है कि उसको देखकर कि कैसे लोगों की ज़रूरतों को पार्टी ने समझा है। ये कमाल है राहुल गांधी जी का, जिन्होंने कि एक छोर से दूसरे छोर तक पद यात्रा करके समझा कि देश की लोगों की क्या ज़रूरत है। राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग किसी एक प्रदेश के बारे में नहीं सिर्फ बात कर सकते हैं। तो पैन इंडिया एक मतलब देश के तौर पे क्या क्या समस्या है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या दुख है, क्या तकलीफ़ है, क्या चाहिए लोगों को, क्या ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को समझा, उसका निचोड़ हमारे घोषणा पत्र में दिखा और लोगों ने उसको सराहते को लिया। झारखंड में खासकर ट्राइबल, मूलवासी, दलित, पिछड़े, ये ज़्यादा समुदाय है। और राहुल गांधी ने की बात करते हैं, तो जहाँ की झारखंड में इनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा है। तो आप देखें क्या माहौल ही हवा ही बदला हुआ है राहुल जी की यात्रा के बाद। यहाँ कल अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े सब एकदम एक स्वर में है। पिछली बार आए तो इतना समस्या हो गया। मैं चूँकि जिलाध्यक्ष हूँ, जिन्हें मिलना हमारे पास आते हैं, इतने सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGO वाले लोग थे कि जो उनसे मिलना चाहते थे, बात को रखना चाहते थे, सब मिलना है, लेकिन कितने को हम मिला पाते। तो आज के दिन समाज में राहुल जी की जो स्वीकार्यता बढ़ी है, जो आम लोगों में उनके प्रति जो एक सम्मान, एक उन पर विश्वास बढ़ा है, जिसका फ़ायदा हमें मिलने वाला है। हेमंत सोरेन जी का संघर्ष आप याद रखिए, इतने शिबू सोरेन जी ने झारखंड राज्य के लिए क्या किया वो बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारी औकात भी उनके बारे में बताएं, इतने बड़े कद के नेता हैं। हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर सरकार बनाने के बाद लगातार यहाँ के लोगों के लिए काम करनी शुरू किया और योजनाओं के माध्यम से लोगों तक हम पहुँचे, जन समर्थन मिलना शुरू हुआ। कोरोना में बहुत बेहतर काम किया गया, मज़दूरों को अच्छे से वापस लाया गया, यहाँ पर जितने कम जाने जा सके इसका प्रयास किया गया, मेडिकल जो सेवाएं अच्छे से दी गई। इसको देखते हुए लगातार भाजपा सरकार बनने के बाद से ही विभिन्न माध्यम से सरकार गिराने में लगी हुई थी। कभी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, कभी हम लोग विधायकों को खरीदने का प्रयास किया, इन प्रकार जितने भी तरीके हो सकते अपनाकर तो प्रयास किया। जब नहीं सके तो हेमंत सोरेन को साजिश से जेल भेज दिया। आप देखिए हाई कोर्ट ने क्या लिख के इनको जमानत दी, क्योंकि मामला ही नहीं बनता था, खारिज कर दिया उनकी बात को। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए इनके खिलाफ, वहाँ तो खारिज कर दिया गया केस को। तो ये आज पूरे झारखंड को पता है, षड्यंत्र के माध्यम से यहाँ के आदिवासी के बच्चे जब यहाँ मुख्यमंत्री बना तो इनको पेट में दर्द हो गया भाजपा को। इन्हें बड़ी नफरत है आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक लोगों से। इनके कार्यशैली से दिखता है, इनके पेट में दर्द हुआ हेमंत सोरेन को देख, कैसे एक आदिवासी का बच्चा देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया बन सकता है झारखंड का। तो इस संघर्ष को झारखंड की जनता देख रही है, राहुल गांधी के पदचिन्हों को देख रही है। और मुझे लगता है कि इस बार का जो रिजल्ट रहेगा बड़ा प्रतिष्ठित रहेगा। और पिछले बार हम सरकार में आए थे, लेकिन इस बार भाजपा साफ हो जाएगी। तो क्योंकि आपने लोकसभा चुनावों की बात छेड़ दी है, तो मैं भी ये कहना चाहूँगी कि सचमुच इंडिया गठबंधन ने बीते लोकसभा चुनावों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। पर फिर भाजपा की बात आ जाती है, विपक्ष की बात आ जाती है। विपक्ष लगातार ये इल्ज़ाम लगाती आई है कि कांग्रेस जेएमएम के कंधे पर चढ़कर कांग्रेस ने 2 सीटें जीती है लोकसभा चुनावों में झारखंड में, और आगामी विधानसभा चुनावों में भी यही मंजर देखने को मिलेगा। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो क्या वो आंसू के कंधे पे चढ़ के चुनाव जीतना चाह रही हैं? इसका जवाब पहले उनसे पूछिए। गठबंधन है, हम लोग एक विचारधारा वाले लोग हैं, पूरे देश में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये भाजपा वाले बौखलाए, उनको पता है। आप देखिए ना, क्या यहाँ नेता ही नहीं बचे हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री को यहाँ भेजा गया है, अभी और 2 को भेजने वाले हैं, छत्तीसगढ़ को और एक और मुख्यमंत्री को भेजने वाले हैं। यहाँ के नेताओं का बाबूलाल जी सबसे इतिहास के फ्लॉप नेता साबित हुए यहाँ झारखंड के। यहाँ के नेताओं को खारिज कर दिया जनता ने। तो बाहर से नेताओं को इम्पोर्ट करके बुलाया जा रहा है कि जो झारखंड को संभालो। उन्हें पता है कि झारखंड उनके हाथ से निकल चुका है। तो ऐसी बातें वो लोग बौखलाहट में करेंगे। और आप समझिए कि बाबूलाल जी ने कहा था कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। तो कुतुब मीनार से कूदे हुए व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी आप समझ सकते। तो ऐसी बात होनी है, ये लाजमी है। बिल्कुल। आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा मेरा आपसे सीट शेयरिंग को लेकर। ऐसी खबरें भी आई हैं हाल फिलहाल ही कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मतभेद जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी खबर कहाँ से आपके पास आती है? जी, रोजाना विपक्ष ही इस तरह की चीजें कहता है। बिल्कुल, विपक्ष देखिए, हम आज क्या खाना खा कर आया, भाजपा को पता रहता है। भाजपा वाले अंतर्यामी हैं। मोदी जी ने कहा था बायोलॉजिकली उनका जन्म नहीं हुआ, भगवान है वो। तो सारे भाजपा के नेता वैसे, तो उनको तो कुछ भी कह सकते हैं ना। वो बता सकते हैं कि कल आप क्या करने वाली हैं, वो कुछ भी बता सकते हैं। तो उनकी बात पे बहुत जवाब नहीं देना चाहूँगा। अब भगवान ही बन गए हैं वो लोग, तो बायोलॉजिकल है ही नहीं अब वो।
वो तो अब पता नहीं कहाँ से प्रकट होकर आए, तो ये तो सारी बातों को जानते, तो उनकी बातों को क्या जवाब देना है। इस बात का कोई मतलब नहीं है, अभी तक इस पर डिबेट, इस पर चर्चा शुरू नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन हर मौके पे एक सशक्त खड़ी, एक होता तटस्थ खड़ी दिखी है, चाहे भाजपा सरकार गिराने की कोशिश की हो, चाहे हेमंत सोरेन जी का संघर्ष हो, चाहे योजनाओं को क्रियान्वयन हो, किसी मुद्दे पे आप अगर देखेंगे तो एकदम मुट्ठी की तरह इंडिया गठबंधन झारखंड में भी है। और मुझे लगता है कि ये मुट्ठी ऐसे लगेगी भाजपा को कि जैसे रघुवर दास जी का यहाँ से डब्बा पैक हो गया, इन सारे नेताओं को प्रदेश के बाहर हो जाएंगे। जी, तो क्या इन चीज़ों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कितने सीटों पर जेएमएम अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और कितने सीटों पर कांग्रेस? मैं एलिजिबल नहीं उसका जवाब देने के लिए कि कौन कितना क्या करेगा, लेकिन इतना तो आपको पता है कि कौन कितने सीटों में लड़ा था। हम 33 सीट में लड़े थे, हम लोग उतने में तैयारी कर रहे हैं, और किस सीटों पे आने वाले दिन में हो सकता है कि उनको लगे वो बेहतर लड़ सकते हैं, हमें लगे हम बेहतर लड़ सकते हैं। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसमें जो कमियां, जो त्रुटियां रही हैं, उसको दूर करके कैसे बेहतर चुनाव लड़ा जाए, उस पर चर्चा हो रही है। और हमारे नेता, स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की बन चुकी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे CLP जो भी बनेंगे, और हमारे प्रभारी, ये लोग मिलकर स्क्रीनिंग कमेटी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, RJD के नेताओं के साथ बैठ के तय करेंगे कि आगामी चुनाव कैसे लड़ना है। और कहीं कोई विवाद नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग एक साथ इस संघर्ष में खड़े हैं। और जब तक भाजपा को यहाँ से गायब नहीं कर देते, तब तक हम लोग कहीं रुकने वाले नहीं। तो ये थी छोटी सी मुलाकात कांग्रेस के कद्दावर युवा नेता के साथ। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।